दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है भाई, आपका स्वागत है यारो, आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूं, आप जब मेरे वीडियोस देखते हो तो मज़ा आता है तो कर लो, नहीं करना चाहते हो तो दिक्कत कोई नहीं भाई साहब, लेकिन घंटी तो दबा दो, क्योंकि अगर आप घंटी दबा दोगे तो जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा आपको फौरन ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बात को समझो भाई। कुछ दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था सैयारा। इसमें हीरो था आंड पांडे और हीरोइन थी अनीत पादा। फिल्म हिट नहीं हुई, सुपर हिट नहीं हुई, बल्कि ब्लॉकबस्टर रही। और ये फिल्म इन दोनों ही एक्टरों की पहली फिल्म थी। तो जब इनकी पहली फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई तो ये मान लिया गया कि भाई ये दोनों ही बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। लेकिन जब मैंने इस फिल्म का रिव्यू किया था तो मैंने अपने रिव्यू में कहा था कि इस लड़की में एक भी गुण नहीं है हीरोइन बनने का, ये बस इसकी किस्मत थी कि ये एक्ट्रेस बन गई, इसको ये पहली फिल्म मिल गई। हकीकत ये है कि ये लड़की एकदम रोबोट की तरह चलती है, हाथ भी इसके रोबोट की तरह रहते हैं, जब हंसती है तो वो भी एकदम नकली हंसी, एकदम रोबोट की तरह हंसती है। और ये लड़की बातें भी ठीक उसी तरह करती है जैसे कि कोई रोबोट कर रहा हो। अनिज एक फोटो कर दे प्लीज, एक फोटो कर दे। वेट ना मैडम, अरे मैं पीछे, मैडम थोड़ा पीछे। नो 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 नो, या। और हीरोइन का मतलब क्या है? ग्लैमर, हॉटनेस, सुंदरता। कोई भी लड़की किसी फिल्म में होती है सुंदर दिखने के लिए। तो मेरे ख्याल में जो फिल्में बनाने वाले हैं उनको इस लड़की को अपनी फिल्म में रोबोट का रोल देना चाहिए। अगर ये लड़की रोबोट का रोल करेगी तो भाई साहब बिल्कुल परफेक्ट करेगी, फिल्म सुपरहिट रहेगी। लेकिन लव स्टोरी फिल्मों में ये लड़की नहीं चलने वाली है क्योंकि ये सुंदर बिल्कुल भी नहीं है। बॉलीवुड में एक छोटी मोटी एक्ट्रेस है जिसका नाम है नुसरत भरूचा। इस लड़की की हाइट है तकरीबन 4 फीट और वजन है तकरीबन 18 किलो। इस लड़की की भी पर्सनैलिटी उतनी ही कमाल की है जितनी की जन्नत जुबैर की। लेकिन जब ये लड़की किसी पार्टी में आती है तो जाहिर सी बात है मेकअप वगैरह करके आती है, पैडिंग वगैरह लगा करके आती है और तकरीबन 1 फीट ऊंची हील पहनकर आती है। तो कहने का मतलब यह है कि हीरोइन बनने की इसकी पर्सनैलिटी कभी थी ही नहीं बेचारी की। लेकिन एक डायरेक्टर था जो इसका बॉयफ्रेंड था, उसी ने इसको हीरोइन बनाया था और उसी की ज्यादातर फिल्मों में इसने काम किया था। आजकल घर पर बैठी हुई है, कोई काम धंधा नहीं है, तो जाहिर सी बात है पार्टियों में जाती रहती है, फ्री है तो क्या करेगी और घर पर बैठकर। तो ये एक पार्टी में गई, वहां एक कोरियोग्राफर था, उससे गले मिली और जरा ये वीडियो आप देख लीजिए। आपने अच्छे तरीके से वीडियो देख लिया, आपने देख लिया कि जब ये लड़की गले मिली तो इसने क्या किया। लेकिन कोई बात नहीं अगर इसने ऐसा किया, वो इसलिए कि ये लड़की है, ये कुछ भी कर सकती है। अगर कहीं यही चीज उस कोरियोग्राफर ने कर दी होती तो फिर पता है ये लड़की क्या कहती भाई साहब? ये कहती कि जब मैं उस कोरियोग्राफर को विश करने गई और गले मिलने गई तो उसने अपना हथियार मेरे हथियार पर रगड़ दिया। मैं तो उससे नॉर्मली गले मिल रही थी, मुझे तो नहीं पता था कि वो ऐसा करेगा, लेकिन उसने ये घटिया हरकत की। और भाई साहब पूरी दुनिया इस बात को मानती, पूरी दुनिया ये कहती कि वाकई ही जब ये गले मिला तो इसने ऐसा क्यों किया। लेकिन अगर लड़की ने किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है डिफरेंस लड़की के होने में और लड़के के होने में भाई साहब। वैसे तो सल्लू की एक्स गर्लफ्रेंड्स उसके बारे में बहुत कुछ कह चुकी है। संगीता बिजलानी ने भी यही कहा, सोमी अली ने भी यही कहा कि सलमान की हाइट है 5 फीट 3 इंच। ये बात और भी बहुत लोगों ने कही कि सलमान की हाइट ही नहीं है, सलमान एकदम बटला है। ठीक है, बटले होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर चल रहा है, लोग उसकी फिल्में देख रहे हैं तो ठीक है। लेकिन जब आदमी फ्लॉप होता है तो फिर ये सारी चीजें उल्टी पड़ जाती हैं। क्योंकि आज की तारीख में सलमान खान पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है, तो वो जो भी करता है उस पर दुनिया की नजर जाती है। तो सलमान को बिग बॉस में भी देखा गया कि इसने जो जूते पहने हुए थे उनकी हील्स तकरीबन 6 इंच की है। और मैं आपको बता दूं कि जितनी हील्स बाहर होती है उतनी ही अंदर होती है। तो जो सलमान ने जूते पहने हुए थे उनमें कम से कम 10 इंच का सोल था। और इतने ऊंचे ऊंचे जूते पहनने के बाद भी सलमान लंबा तो दिखता नहीं है क्योंकि हाइट है ही नहीं। और सलमान की एक और वीडियो वायरल हो रही है, ये आमिर खान और उसके बेटे के साथ फोटो खिंचवा रहा है। भाई जूते इतने मोटे, बाप रे यार, और ऊपर से एड़ियां भी उठा रखी हैं। भाई कमाल है यार, इतना कुछ करना पड़ता है ना एक फोटो खिंचवाने के लिए। तो
तो एक तो इसने जूते इतने बड़े बड़े पहने हुए हैं जिसमें तकरीबन 10 इंच का सोल है, और ऊपर से ये एड़ियां उठा करके फोटो खिंचवा रहा है। आप अंदाजा लगाइए कितना प्रेशर है बेचारे पर लंबा दिखने का। अरे भाई साहब, जब हाइट नहीं है तो नहीं है, अब क्या कर लोगे? 60 साल की उम्र में हाइट कैसे बढ़ जाएगी मेरे भाई? भूल जाओ ये सब बातें। आज की तारीख में दुनिया भर में बहुत सारे अवार्ड्स होते ही रहते हैं। ये ब्यूटी अवार्ड है, ये टीवी अवार्ड है, ये वो अवार्ड है, ये अवार्ड है, और उसमें जो बॉलीवुड के एक्टर हैं वो जाते ही रहते हैं, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं अवार्ड लेना होता है। इनको ऐसा लगता है कि अगर अवार्ड मिल गया तो पता नहीं क्या मिल गया। तो एक कोई अवार्ड फंक्शन था, वहां गई थी राशि खन्ना, इसको अवार्ड मिलना था, लेकिन इसको अवार्ड देने आया कौन? जरा सोचो कौन आया होगा? इसको अवार्ड देने के लिए आई छटाक भर की लड़की जन्नत जुबैर और 24 आवर मिठाई का भंडार खुला रखने वाली आरजे महविश। मैं आपको ये बता दूं कि राशि भले ही बहुत बड़ी एक्ट्रेस ना हो, लेकिन राशि बहुत सारी फिल्में कर चुकी है, साउथ में बहुत अच्छा काम कर चुकी है। तो जब राशि स्टेज पर गए अवार्ड लेने के लिए, तो इसने देखा कि भाई इसको अवार्ड देने के लिए आए हैं जन्नत जुबैर और आरजे महविश। तो ये देखकर इस बेचारी के होश उड़ गए, इसकी समझ में नहीं आया कि ये इसके साथ क्या हो रहा है, ये कौन है जो इसको अवार्ड दे रही है। तो ये सीधी गई, इसने कुछ नहीं कहा और जाकर के जन्नत जुबैर के हाथ से इसने अवार्ड लिया और दूर चली गई। मतलब इसने दिखाया कि भाई जो इसके साथ किया गया है वो बहुत ही घटिया हरकत थी। जन्नत जुबैर और आरजे महविश को इसको अवार्ड देने नहीं बुलाना चाहिए था। मतलब भले ही वो लड़की बहुत बड़ी एक्ट्रेस ना हो, लेकिन बहुत सारी फिल्में कर चुकी है, तो अगर उसको अवार्ड देने के लिए ऐसी लड़कियों को बुलाया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसको शर्म आनी ही थी। किसी को भी शर्म आएगी। 2025 की दिवाली आ चुकी है। मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अपनी फैमिली यार दोस्तों के साथ मिलकर दिवाली एंजॉय कीजिए, मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए। पटाखे जितना भी आप चलाना चाहे उतने चलाइए, आप अपने त्योहार को फुल एंजॉय कीजिए। लेकिन यह भी जान लीजिए कि यह त्योहार शुरू कैसे हुआ था, कब हुआ था। एक्चुअली जब रावण सीता माता को उठाकर ले गया था श्रीलंका, तो राम जी वहां रावण से लड़ने गए थे, रावण को हरा दिया था, मार दिया था, और सीता को लेकर वापसी अयोध्या आए थे। क्योंकि राम जी अयोध्या के राजा थे, तो जब राम जी वापसी आए थे तो उनकी प्रजा ने उनके आने की खुशी में दीप जलाए थे, और बस उसी दिन से दिवाली का त्योहार चालू हुआ था। आप में से बहुत लोग सल्लू की एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी को जानते ही हैं। आजकल दिवाली के मौके पर बहुत सारी पार्टियां हो रही है और बॉलीवुड वाले उन पार्टीज में जा रहे हैं। तो एक ऐसे ही फंक्शन में सलमान गया था, सलमान के साथ एक डिजाइनर खड़ा था जो काफी फेमस है, तो वहां संगीता बिजलानी भी आई। तो सलमान को लगा कि संगीता बिजलानी उसकी तरफ को आ रही है उससे मिलने के लिए, लेकिन संगीता ने सलमान को इग्नोर किया और उस डिजाइनर से मिली और उस डिजाइनर से मिलकर चली गई। सलमान को हेलो तक नहीं किया, सलमान को एक लुक तक नहीं दिया। आप अंदाजा लगाइए ये काम संगीता ने किया जो कभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। तो जब आदमी फ्लॉप हो जाता है ना भाई साहब, उसकी वैल्यू एकदम खत्म हो जाती है, किसी की नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। आज सलमान बेचारा इतना बड़ा फ्लॉप हो चुका है कि जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड्स हैं वो भी उसको इग्नोर कर रही है, बाकी लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक बाबा है बागेश्वर धाम, आज की तारीख में काफी चल रहा है। नए नए बाबा आते रहते हैं, चलते रहते हैं, फेमस होते रहते हैं, लेकिन बागेश्वर ने विराट कोहली को क्रिटिसाइज किया है। बागेश्वर ने कहा है कि ये जो विराट कोहली ने काम किया है ये बहुत ही घटिया है कि वो लंदन में जाकर बस गया है। विराट ने पैसे कमाए हैं इंडिया से, विराट को फेमस किया है इंडिया की पब्लिक ने, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको देश छोड़कर इंग्लैंड में जाकर नहीं बसना चाहिए। मैं बाबा से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखो भाई साहब, आपके पास पैसे नहीं है तो ये आपकी मजबूरी है कि आप इंडिया में रह रहे हो। मेरे ख्याल में अगर आपके पास भी विराट जितने पैसे होते तो आप भी इंडिया में न रहते, आप भी छोड़कर अमेरिका चले गए होते या लंदन चले गए होते। तो हकीकत यह है कि जलो मत, दुआ करो कि आपके पास भी उसके जितने पैसे आ जाएं। समझ रहे हो ना? बिग बॉस का शो चालू है और यह सिर्फ हिंदी में चालू नहीं है,
तेलुगु बिग बॉस चालू है, कन्नड़ा बिग बॉस चालू है, तमिल बिग बॉस चालू है, मलयालम बिग बॉस चालू है। कहने का मतलब यह है कि बिग बॉस बहुत सारी भाषाओं में इस वक्त चल रहा है और हिंदी को छोड़कर बाकी सभी भाषाओं के बिग बॉस की टीआरपी 10 के ऊपर है। कितनी भाई साहब? 10 के ऊपर। यह सिर्फ सलमान खान का बिग बॉस है जिसकी टीआरपी है 1.8, ओनली 1.8। भाई साहब, सल्लू भाई ये क्या हो रहा है? सब जगह आपकी वाट लगी पड़ी है, ना किसी को आपकी फिल्म देखनी है, ना किसी को आपका शो देखना है। कितने बड़े फ्लॉप हो गए हो भाई साहब, सोचो जरा, देखो क्या बुरा वक्त आ गया भाई साहब आपका। मेरे ख्याल में तो ये शो करना भी बंद कर दो भाई साहब, घर बैठ जाओ चुपचाप, बेइज्जती मत कराओ, अपनी बात को समझो। आज एक बहुत ही कमाल की न्यूज मुझे मिली है जिसको आपको बताना जरूरी है। हालांकि ये न्यूज बॉलीवुड की नहीं है। मैंने अपने वीडियो में एक बार एक सड़क की खबर भी दी थी, मैंने रोपवे की भी खबर दी थी, और आज मैं आपको एक ऐसे फ्लाईओवर के बारे में बता रहा हूं जो अपने आप में एक अजूबा है। इस जैसा फ्लाईओवर इससे पहले दुनिया में कहीं नहीं बना। गुजरात के शहर अहमदाबाद में एक फ्लाईओवर बन रहा है। इस फ्लाईओवर को बनाने के लिए एक बार कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हुआ और कैंसिल हो गया, फिर दूसरी बार अप्रूव हुआ, फिर से कैंसिल हो गया, अब तीसरी बार इसका कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव होकर यह ब्रिज बना है। यानी कि इस ब्रिज पर तकरीबन 200 करोड़ रुपए लग चुके हैं। लेकिन कमाल यह है कि यह रेलवे लाइन पर सिर्फ एक फ्लाईओवर है जिस पर आदमी यहां से चढ़ सकता है और दूसरी तरफ तक जा सकता है। सिर्फ फ्लाईओवर पर जा सकता है, फ्लाईओवर के आगे जाने की जगह नहीं है। फ्लाईओवर जहां खत्म होता है वहां एकदम एक दीवार है किसी के घर की, तो जाहिर सी बात है वो फ्लाईओवर आगे नहीं जा सकता। ये देखिए, रेलवे फ्लाईओवर बनाया गया है, अब ये खत्म होता है तो एंड होता है इस दीवार पर। तो ये दुनिया का पहला फ्लाईओवर है जो बना तो है लेकिन इस पर कोई चल नहीं सकता, इसको यूज नहीं किया जा सकता। बताओ, समझ में आ गया आपको कि इंडिया में कितने तरह का करप्शन है? समझ में आ गया है आपको कि आज की तारीख में इंडिया में किस तरह का घोटाला चल रहा है? आज की तारीख में हालात यह है कि कोई पूछने वाला नहीं है कि किसने कहां कैसे सरकार को लूटा है। मतलब जो लूट सकता है लूट लो, बात खत्म। सऊदी में एक कोई प्रोग्राम हो रहा है जिसमें आमिर भी गया है, एसआरके भी गया है, सल्लू भी गया है। ये तीनों ही अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। सऊदी वालों के पास पैसे बहुत हैं तो जाहिर सी बात है इनको लंबा मोटा माल दिया होगा, तब तो ये तीनों वहां गए हैं, नहीं तो बिना माल लिए तो ये जाएंगे नहीं। तो जब सल्लू फिल्मों के बारे में बात कर रहा था तो सल्लू ने कहा कि सऊदी में जब फिल्म रिलीज होती है तो बहुत बढ़िया बिजनेस करती है। उसकी वजह यह है कि यहां बहुत देशों के लोग हैं, जैसे कि इंडिया के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं। नोट किया आपने? मतलब सल्लू के हिसाब से पाकिस्तान अलग कंट्री है, बलूचिस्तान अलग कंट्री है। मैं आपको यह बता दूं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का वैसे ही हिस्सा है जैसे इंडिया का यूपी हिस्सा है। लेकिन इस 10th क्लास आदमी की आप नॉलेज देखिए, इसके हिसाब से बलूचिस्तान एक अलग कंट्री है। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि बॉलीवुड के जो एक्टर हैं सब के सब 10वीं फेल हैं, इनको कुछ नहीं पता ABCD, बस जो इनकी मर्जी में आती है फेंक देते हैं। सूरज बरजात्ता साहब अपने वक्त के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। एक वक्त में उनकी फिल्म जब रिलीज हुआ करती थी तो हर फिल्म चला करती थी। अब वो फ्लॉप हो गए हैं, जाहिर सी बात है पिछली उनकी 2-3 फिल्में नहीं चली। लेकिन सूरज बरजात्ता साहब ने अपनी नई फिल्म का ऐलान किया है जिसमें हीरो होगा डबल ढोल की आयुष्मान खुराना और हीरोइन होगी मर्दानी शर्वरी। कहने का मतलब यह है कि सूरज जी ने अपनी फिल्म में सलमान की बजाय आयुष्मान को लिया है, क्योंकि सूरज जी को ऐसा लगता है कि अब सलमान का वक्त खत्म हो चुका है, सलमान फ्लॉप हो चुका है, अब सलमान के साथ कोई फिल्म नहीं बनाई जा सकती। और मेरे ख्याल में जो सूरज जी ने सोचा है वो बिल्कुल सही है, उनका फैसला बिल्कुल 100% सही है। डबल ढोल की आयुष्मान खुराना की एक और फिल्म बन रही है जिसका नाम है पति पत्नी और वो 2, क्योंकि पति पत्नी और वो का हीरो था कार्तिक आर्यन, लेकिन कार्तिक ने इस फिल्म को नहीं किया तो उसकी जगह आयुष्मान खुराना को लिया गया। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मुदस्सर भाई और इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं, रकुल,
सारा अली खान और मिठाई के शोरूम की मालिक वामिका गब्बी। पति पत्नी और वो में 2 लड़कियां थी, लेकिन इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं। यानी कि इस बार कहानी कुछ और अलग है। ऐसा हो सकता है कि एक पत्नी हो, 2 गर्लफ्रेंड्स हो। मुदस्सर के कान बहुत अच्छे हैं म्यूजिक के लिए, तो जाहिर सी बात है फिल्म का म्यूजिक तो बढ़िया होना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि फिल्म कितनी अच्छी होगी, फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। और यह फिल्म 2026 में होली पर रिलीज होगी, यानी कि वो टाइम भी बढ़िया है। फिल्म अच्छा बिजनेस करना ही चाहिए। इस वीकेंड के वार पर बिग बॉस में काफी हलचल रही। बिग बॉस के घर में है अमाल मलिक। अमाल मलिक का फादर है म्यूजिक डायरेक्टर डब्बू मलिक। मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि इस हफ्ते अमाल मलिक ने कुछ ऐसी हरकतें की थी घर में जो बहुत अच्छी नहीं थी। यही वजह है कि डब्बू मलिक वीकेंड के वार पर आया बिग बॉस में, और डब्बू ने अपने बेटे अमाल मलिक से कहा कि बेटा तुझे लड़ना है लड़, जो करना है कर, लेकिन गंदी भाषा का इस्तेमाल मत कर। तू गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो बाहर लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मैंने अपने बेटे को क्या संस्कार दिए हैं, मेरा नाम बदनाम मत कर। और मेरे ख्याल में जो भी डब्बू मलिक ने कहा वो बिल्कुल सही कहा। अमाल अच्छा खेल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर वो बिना गालियां दिए, बिना गंदी बातें कहे खेलेगा तो भी मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अगर बिग बॉस देख रहे हैं तो बिग बॉस में एक बेड है, उसके ऊपर बोर्ड लगा है देनूब का। देनूब एक बहुत बड़ी कंपनी है दुबई में, जिसके मालिक है रिजवान साजन, उनके बेटे हैं आदिल साजन। तो रिजवान भाई और उनके बेटे आदिल भी घर में गए। उन्होंने सभी घर वालों को मिठाई दी और सभी घर वालों को टिकट दिया कि जिस दिन बिग बॉस खत्म हो जाएगा उसी दिन वो सब दुबई आए और रिजवान भाई के घर पर पार्टी करें। रिजवान भाई का बहुत बड़ा घर है, बहुत ही शानदार घर है एमिरेट्स हिल्स में, और रिजवान भाई की सभी पार्टियां वहीं उनके घर पर हुआ करती है। तो जब बिग बॉस खत्म होगा और ये सभी लोग दुबई आएंगे, रिजवान भाई के घर पर पार्टी करेंगे तो मजा आ जाएगा, ये तो गारंटी है। मैं आपको बता दूं कि किसी जमाने में रिजवान भाई घाट के ऊपर में एक झुग्गी में रहा करते थे और आज वो दुबई के वन ऑफ द बिलियनर हैं। रिजवान भाई के पास यूएई का पासपोर्ट है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिजवान भाई कितने बड़े आदमी हैं। सन्नी देओल साहब 68 इयर्स के हो गए हैं और सन्नी ने अपने जन्मदिन पर एक अपनी नई फिल्म का ऐलान किया है जिसका नाम है गबरू। इस फिल्म का निर्माता है विशाल राणा, जो अब तक काफी फिल्में बना चुका है। सन्नी की यह फिल्म मार्च 2026 में रिलीज होगी और 2026 में सन्नी की और भी बहुत सारी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जैसे कि 1947 लाहौर, बॉर्डर 2, जाट 2 वगैरह वगैरह। यानी कि आज की तारीख में सन्नी भाई फुल माल छाप रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सन्नी भाई आज के वक्त में एक फिल्म का 50 करोड़ रुपए ले रहे हैं। आप जरा सोचिए, सन्नी भाई की उम्र 68 साल है और 50 करोड़ रुपए पर फिल्म ले रहे हैं। सन्नी भाई के 2 बेटे फ्लॉप होकर घर पर बैठे हुए हैं, 1 रुपया नहीं कमा रहे हैं। वक्त वक्त की बात है भाई साहब। काफी वक्त से एक खबर आ रही थी कि रणबीर और आलिया मुंबई में अपना नया घर बनवा रहे हैं और अब यह घर बनकर तैयार हो गया है। इसकी कीमत है 250 करोड़ रुपए। तो रणबीर अपनी फैमिली के साथ इसी दिवाली पर इस घर में शिफ्ट होने वाला है। वैसे तो कपूर फैमिली बहुत बड़ी है, लेकिन रणबीर कपूर की फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। रणबीर की बहन है, रणबीर की मां है नीतू सिंह जी, रणबीर की बेटी है, वाइफ है आलिया। कुछ दिनों पहले अक्षय कुमार की फिल्म जॉली LLB 3 रिलीज हुई थी और फ्लॉप हो गई है। मैंने अपने रिव्यू में कहा था कि ये फिल्म नहीं चलेगी, इस फिल्म का फ्लॉप होना तय है और जितना बिजनेस मैंने अपने रिव्यू में बताया था इस फिल्म ने उतना ही बिजनेस किया। इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस हुआ है 95 CR, यानी कि 100 करोड़ भी बिजनेस नहीं हुआ, यानी कि जो LLB 2 का बिजनेस था उतना भी नहीं हुआ। तो जबकि 7-8 साल पहले रिलीज होने वाली जॉली LLB 2 का बिजनेस इस फिल्म से ज्यादा था, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये फिल्म सुपर फ्लॉप है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये अक्षय कुमार की पहली फिल्म नहीं है जो फ्लॉप हुई है, ये अक्षय कुमार की लाइन से 8वीं फिल्म है जो सुपर फ्लॉप हुई है। इस दिवाली पर 2 फिल्में रिलीज हो रही हैं, दोनों ही फिल्में छोटे एक्टरों की फिल्में हैं, फ्लॉप एक्टरों की फिल्में हैं। एक है डबल ढोल की आयुष्मान खुराना की फिल्म जिसका नाम है थामा, और एक है बुड्ढे की दीवानियत जिसका हीरो है हर्षवर्धन राणे। दोनों ही फिल्मों की एडवांस बुकिंग चालू हो चुकी है और बहुत ही कम है, बहुत ही ठंडी है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि बुड्ढे की दीवानियत के अब तक सिर्फ 5000 टिकट्स बिके हैं। कितने भाई साहब? सिर्फ 5000 टिकट्स। लेकिन दिवाली पर इतनी छोटी फिल्में रिलीज हो रही है, फ्लॉप एक्टरों की फिल्में रिलीज हो रही है, इससे यह साबित होता है कि बॉलीवुड को कितना डैमेज हो चुका है, बॉलीवुड का कितना नुकसान हो चुका है। एक वक्त वो था जब दिवाली पर बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में रिलीज हुआ करती थी, शाहरुख खान, आमिर, सलमान, ऋतिक की, और आज ये एक्टर कहीं लाइन में ही नहीं है।
किसी एक्टर की फिल्म है ही नहीं जो दिवाली पे रिलीज की जाए, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत कम फिल्में बन रही है। पहले हर हफ्ते 4-5 फिल्में रिलीज हुआ करती थी, कम से कम एक बड़ी फिल्म रिलीज हुआ करती थी। अब तकरीबन 1-1.5 महीने में एक बड़ी फिल्म रिलीज होती है। तो इससे बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है कि बॉलीवुड का कितना नुकसान हो चुका है। आज की तारीख में दर्शकों को बॉलीवुड की फिल्में देखनी ही नहीं है। यही वजह है कि फिल्में बहुत कम बन रही है और बॉलीवुड वालों ने यह अपना नुकसान खुद किया है। अगर ये अच्छी फिल्में बनाते तो ये हाल ना होता जो आज हो चुका है। लेकिन ये इतने बड़े चूतियां हैं कि अभी भी अपने आप को जीनियस मानने से रुकेंगे नहीं, जीनियस मानने से इनकार नहीं करेंगे। अभी भी ये यही कहेंगे कि हमसे बड़ा जीनियस कोई नहीं है, हम फिल्मों के बारे में सब कुछ जानते हैं, हम जो भी फिल्म बनाएंगे वो सुपरहिट होगी। सालो लुखो, क्या हाल हो गया है देख लो तुम्हारा। एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े को आप में से बहुत लोग जानते हैं। एक वक्त में समीर ने एसआरके के बेटे आर्यन को गिरफ्तार किया था, उसको तकरीबन 28 डेज जेल में रखा था। तब से समीर और एसआरके की दुश्मनी चली आ रही है। समीर कोई ना कोई केस करता रहता है एसआरके के खिलाफ। अब समीर वानखेड़े ने एक इंटरव्यू दिया है और वो मैंने भी देखा है, बहुत ही अजीबोगरीब इंटरव्यू है। जो भी सवाल समीर से पूछा गया उसमें कहा मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, जो भी सवाल पूछा गया मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। अरे भाई साहब, जब आपने किसी सवाल का जवाब देना ही नहीं था तो किस किताब में लिखा हुआ है कि आपको इंटरव्यू देना था? आपने इंटरव्यू दिया क्यों? You ask them. I have submitted all these things in the Honorable High Court. उनको पूछे आप। तो ये भी आप नहीं बता सकते कि किस तरह की रिक्वेस्ट थी या किस चीज को वो रिफॉर्म? मेरे ख्याल से आपने यू हैव ऑलरेडी रेड ऑल दोस थिंग्स, तो उस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जब आपको पता है कि बहुत सारी लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, उनकी वजह से आप नहीं बोलोगे, मैं समझता हूं इस बात को, लेकिन फिर इंटरव्यू देने क्यों गए? आपको कहना चाहिए था कि देखो यार, मैं ऐसी जगह पर हूं, मैं ऐसी पोजीशन में हूं कि मैं ज्यादा सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो मुझे इंटरव्यू नहीं देना है। फालतू में क्यों अपना भी टाइम खराब किया और जो इंटरव्यू ले रही है उसका क्यों टाइम खराब किया भाई साहब आपने? ये तो आप सभी जानते हैं कि काफी दिनों से अनुराग कश्यप का भाई अभिनव कश्यप सलमान के बारे में कुछ ना कुछ कहता आ रहा है। अभिनव अपने इंटरव्यू में सलमान और उसकी फैमिली के बारे में बहुत बुरा भला कह रहा है, लेकिन अभिनव का जो वीडियो आज रिलीज हुआ है उसको देखकर मैं भी हैरान रह गया हूं भाई साहब, भौचक्का रह गया हूं। इस वीडियो में अभिनव ने सलमान को इतनी गालियां दी है, सलमान की फैमिली को इतनी गालियां दी है, सलमान के फादर के बारे में इतना बुरा भला कहा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मतलब अगर आप देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि यार ये कैसे हो सकता है। और सलमान के दोनों भाई, सलमान की पूरी फैमिली ये सब देखकर, ये सब सुनकर चुप कैसे रह सकती है? आप यकीन कीजिए, अभिनव ने कहा कि जो सलमान का फादर है सलीम खान, वो एक नंबर का चोर है, वही खान फैमिली का सबसे बड़ा गुंडा है, जो कुछ भी उसके बेटे करते हैं वो उसके कहने पर ही करते हैं। ये इनके बच्चे, इनकी औलादें सब अपने पिता का धर्म निभा रही हैं। इनके पिताजी ने सारी जिंदगी चोरी करी है और गुंडागर्दी करी है, लोगों को डराया है, धमकाया है। इसलिए जब सलीम जावेद अलग हुए थे, सलीम खान के साथ लोगों ने काम करना बंद कर दिया था। अभिनव ने कहा कि मैंने दबंग 2 करने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसका प्रोड्यूसर अरबाज खान था, जो एक नंबर का ढक्कन है, एक नंबर का उल्लू का पट्टा है, उसको दीन दुनिया का कुछ पता नहीं है। तो मैं ये सोचकर डर गया था कि एक ऐसे ढक्कन आदमी के साथ मैं दूसरी फिल्म कैसे बना पाऊंगा। अभिनव ने यह भी बताया कि अरबाज इतना बड़ा ढक्कन है कि उसका सिर्फ नाम था एज ए प्रोड्यूसर दबंग फिल्म पर, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया था क्योंकि फिल्म का प्रोडक्शन और फाइनेंस तो सुहेल हैंडल करता था, हीरो सलमान था और अरबाज दिन भर यहां वहां टहलता रहता था, उसका कोई काम नहीं था। अभिनव ने कहा कि जब ओमपुरी जी पहले दिन शूटिंग के लिए आए तो वो सीन ऐसा था कि सलमान को उनके पैर पकड़ने थे, लेकिन सलमान ने ओमपुरी जी के पांव छूने से मना कर दिया था। और जब ओमपुरी जी ने ऐतराज जताया, सलमान से कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो सलमान ने कहा कि भाई आप फिल्म छोड़ दो, आप जाओ, मुझे आपके पैर नहीं छूने हैं। एक पॉलिटिकल रैली चल रही है जहां ओम जी आके मिलते हैं सलमान से, वहां पे जो सीन होना था, सलमान ने सुबह सुबह पूरा बोल दिया मैं नहीं करूंगा ये, क्योंकि उस सीन में चुलबुल पांडे को ओमपुरी के कैरेक्टर के पांव छूने थे। उसने बोला मैं इसके पांव नहीं छूऊंगा। अभिनव का कहना यह है कि ओमपुरी जी फिल्म छोड़कर जा रहे थे, लेकिन मैंने उनके हाथ पैर जोड़े, उनसे कहा कि मेरी ये पहली फिल्म है, आप मेरे लिए इस फिल्म को कर लीजिए। अभिनव ने यह भी बताया कि उस फिल्म का एक गाना कोरियोग्राफ करने के लिए बुलाया गया था शबीना खान को, कोरियोग्राफर को, लेकिन सलमान ने उसके साथ कुछ घंटे शूटिंग की और उसके बाद कहा कि इसको काम नहीं आता, इसको यहां से भगा दो, और यही वजह है कि शबीना को उस फिल्म से निकाल दिया गया था। अभिनव ने यह भी कहा कि जब फिल्म कंप्लीट हो गई थी, एडिट हो रही थी, तो
एडिटिंग में सलमान ने सारे एक्टरों का रोल कटवा दिया था। माही गिल अरबाज की गर्लफ्रेंड का रोल कर रही थी, उसका पूरा रोल कटवा दिया था। माही गिल ने एक रोल किया था, बहुत ही, वो सेकंड लीड थी फिल्म में, सेकंड लीड हीरोइन, उसका पूरा करियर बर्बाद कर दिया इन्होंने। बाद में माही ने बोला भी किसी इंटरव्यू में कि मेरा दबंग से मेरा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अरबाज के ट्रैक में थी, वो अरबाज का रोल लिया तो उसका भी चला गया। ओमपुरी जी के सीन कटवा दिए थे, यहां तक कि सोनू सूद के सीन कटवा दिए थे, यहां तक कि अरबाज के भी सीन कटवा दिए थे। तो अभिनव का कहना यह है कि सलमान बहुत ही इनसिक्योर एक्टर है, वो हर एक्टर का रोल कटवा देता है, वो हर एक्टर का कैरियर बर्बाद कर देता है। अभिनव ने सलमान पर एक बहुत ही खतरनाक इल्जाम लगाया। अभिनव ने बताया कि जब सलमान खान की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था मुंबई में, उस वक्त सलमान खान के साथ एक पुलिस वाला रहा करता था जिसका नाम था पाटिल। वो उस एक्सीडेंट का गवाह था, उसने आंखों से सब कुछ देखा था और उसने बयान दिया था जो उसने देखा था। लेकिन उसके बाद उसकी रहस्य में मौत हो गई और मुंबई पुलिस ने कोई छानबीन नहीं की। अभिनव का कहना यह है कि मुंबई पुलिस के ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो सलमान के लिए काम करते हैं, सलमान के खिलाफ कुछ भी नहीं करते। यानी कि अभिनव ने मुंबई पुलिस के ऊपर भी इल्जाम लगाया है। अभिनव ने बताया कि जब जंजीर 2 बनी तो सलीम साहब फैल गए। उन्होंने कहा कि मैं तो कम से कम 4 करोड़ रुपए लूंगा तभी पार्ट 2 बनने दूंगा, नहीं तो नहीं बनने दूंगा। और उन्होंने गुंडागर्दी की और तकरीबन 4 करोड़ रुपए निर्माता से लिए। अभिनव ने चैलेंज करते हुए कहा कि मेरा अपना महल नहीं बना तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं सलमान को छोड़ूंगा नहीं। मैं सलमान की सारी संपत्ति बिकवा दूंगा, सलमान को सड़क पर ले आऊंगा, सलमान के पास जितना भी काला धन है वो सब खत्म करा दूंगा, सलमान का ऐसा हाल कर दूंगा जैसा उसने सोचा भी नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि इस वीडियो में अभिनव ने ऐसी ऐसी बातें कही है जिसको सुनकर किसी का भी खून खौल सकता है, लेकिन सलमान और उसकी फैमिली का खून नहीं खौल रहा है। सलमान और उसकी फैमिली की चूं भी नहीं निकल रही है अभिनव के खिलाफ। मेरी समझ में नहीं आता कि भाई अभिनव के पास ऐसे क्या क्या सबूत हैं इनके जो ये अभिनव से इतने डर रहे हैं। अरे भाई, अगर आप केस नहीं कर रहे हो चलो मैंने मान लिया, लेकिन आप 2-3 भाई हो, कम से कम उसके घर पर तो जाओ, उससे सामना तो करो, उससे पूछो तो सही कि भाई तू हमारी फैमिली के बारे में ऐसा ऐसा क्यों कह रहा है। लेकिन जैसा कि मैं आपको अपने कई वीडियो में बता चुका हूं कि इन लोगों में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि ये उसके सामने जाकर खड़े हो जाएं। अगर अभिनव की जगह कोई मुस्लिम लड़का होता तो भाई साहब अब तक तो उसका घर भी सील हो गया होता, ऑफिस भी सील हो गया होता और वो जेल में होता, नहीं तो मुंबई छोड़कर भाग चुका होता, क्योंकि पूरी मुंबई की पुलिस उसके पीछे पड़ी होती, मुंबई के जितने नेता हैं वो भी उसके पीछे पड़े होते। लेकिन ये हिंदू लड़का है अभिनव कश्यप, जाहिर सी बात है ना पुलिस उसके पीछे पड़ेगी ना नेता उसके पीछे पड़ेंगे। और इन भाइयों में बेचारों में इतना दम नहीं कि उसके सामने जाकर खड़े हो सके, उससे पूछ सके कि भाई तू हमारी फैमिली के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तो ये बात फिर से साबित हो गई है कि सलमान दबंग है सिर्फ मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के सामने इस बेचारे की चूं भी नहीं निकलती। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।